Hello everybody, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture we will study here past 10 year question papers of UGC NET JRF part 10. यहाँ हम जून 2019 का जो पेपर है पूरा कंप्लीट कर लेंगे. इससे पहले हमने दिसंबर 2019 का पेपर भी कंप्लीट कर लिया है, तो वो लेक्चर्स भी ज़रूर देखना. और उससे पहले लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज क्यों इस चैनल पर काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स आ रहे हैं, सीरीज़ आ रही हैं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर ही दो. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ है क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज़ 50. जो हमें अर्थमेटिक मीन दे रखा है 10 आइटम्स का वो 50 दे रखा है. अगर इंक्रीज़ हो जाए एवरेज के अंदर, यानी कि एवरेज कितना दे रखा है मुझे 50, और हर एक आइटम में ईच आइटम में 50 प्लस हो जाए, यानी कि 10 आइटम्स है, सब में 5 5 5 ऐसे करके बढ़ जाए, तो आपको ये पता है ना कि सब में अगर सेम अमाउंट बढ़ रहा है यानी कि एवरेज में भी 5 बढ़ रहा है, तो क्या हुआ नया एवरेज 55. सिंपल. यहाँ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालाइज इज सुटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालाइज इन फाइनेंशियल डिसीजन. अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तो इनमें से कौन सा सुटेबल है रिस्क रिटर्न से रिलेटेड, कौन सा है. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो क्या बताता है, ये डिस्क्राइब करता है रिलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न से. ठीक है, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न से क्या रिलेशन होगा. सो CAPM इज आर आंसर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. यहाँ है रिटर्न ऑफ इनकम सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 139(1) के अंदर रिटर्न ऑफ इनकम. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल कंसीडर टू बी द बेस्ट. अब बेस्ट देखने से पहले क्लासिफिकेशन, गुडविल कौन कौन सी होती है. डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल. अब डॉग देखो, कुत्ता कैसा होता है, एक इंसान के प्रति वफादार होता है ना. अगर आप कुत्ता पालोगे तो वो आपके लिए वफादार होगा. तो ये नहीं है कंज्यूमर कुत्ता होता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन क्या है कि अगर कंज्यूमर अपने जो भी सप्लायर है या जिससे वो चीज़ें खरीदता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, उसी से ही लेता है, उसी पर्सन से, तो वो क्या हुई डॉग गुडविल हुई. यानी कि आप कहीं और भी दुकान खोल लोगे तो भी वो आपसे ही लेने आएगा. डॉग गुडविल. कैट गुडविल होती है उस जगह या उस ब्रांड के लिए लॉयल्टी, यानी कि आप ऑनर हो, आप इस बिज़नेस को छोड़ के चले भी जाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, आपका बिजनेस इसी जगह है या फिर आपकी यही ब्रांड है, तो वो खरीदेगा. एक एग्जांपल ले लो एप्पल का. एप्पल के जो CEO थे वो छोड़कर चले गए. कौन है, नाम बताओ उनका. स्टीव, मिस्टर स्टीव जॉब्स छोड़ के चले गए, तो भी क्या एप्पल के फ़ोन्स में कोई गिरावट हुई उसकी डिमांड में या फिर उसकी ब्रांड वैल्यू कम हुई? नहीं. तो वो क्या है, कैट गुडविल है. अच्छा, रेट गुडविल. रेट गुडविल होता है जैसे चूहे किसी एक घर में नहीं पलते ना, या एक घर के सगे नहीं होते ना, ना किसी इंसान के, तो उसी तरह ये लोग भी क्या है, जिससे मन करता है उससे खरीद लेते हैं, उसे बोलते हैं रेट गुडविल. डोंट प्ले फेवरेट, मतलब किसी एक फेवरेट के तरफ नहीं होते ये, और खरीद लेते हैं अपने मन के मुताबिक. ओके. रैबिट गुडविल होती है, जैसे रैबिट होता है ना, वो अपने आसपास की चीज़ों से ही काम चलाता है. मतलब वो ये नहीं है कि इस ज़्यादा दूर जाएगा अपनी किसी चीज़ को बिल्कुल पाने के लिए, तो उसको कहते हैं रैबिट गुडविल. अब काउ गुडविल तो कुछ होता नहीं है. बेस्ट है कैट गुडविल की. तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ है उपभोक्ता का कौन सा व्यवहार निम्नलिखित कार्यकलापों में सम्मिलित नहीं है. उपभोक्ता का कौन सा व्यवहार है, उपभोक्ता कभी भी उत्पादन करता है नहीं, तो यही अलग हुआ. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब हमें हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि यहाँ लिखने में दिक्कत होती तो मैंने बना दिया. देखो, ठीक है, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो बड़ा वो, फिर विच एवर इज ग्रेटर आ गया, और स्टैंडर्ड रेंट. इन दोनों में कंपेयर करो, विच एवर इज लेस वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आ गया. म्युनिसिपल रेंट फेयर रेंटल में से जो ग्रेटर, और स्टैंडर्ड रेंट और ग्रेटर में से जो भी लेस वो एक्सपेक्टेड रेंट. अब इस एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट के बीच में जो ग्रेटर, वो क्या हुआ मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू. और यही रेंट और फेयर रेंटल में से क्या देखना था मुझे देखना था इनमें से ग्रेटर कौन सा है. ग्रेटर कौन सा है, 5 लाख. अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट और स्टैंडर्ड और इन दोनों में से जो हायर आया था, तो कौन सा आएगा. इन दोनों में जो हायर आया था वो आया था 5 लाख,
और 5 लाख और 2 लाख, ये 4,80,000 में से सबसे कम कौन सा आएगा? 4,80,000। तो ये हुआ। अब यहाँ तक एक्सपेक्टेड आ गया। अब 4,80,000 और 4,20,000 में से जो हायर है कौन सा है? 4,80,000। तो क्लियर आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आगे चलते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है तो इनमें से कौन सा रिफ्लेक्ट करता है उसके इंटेंजिबल और टेंजिबल कॉस्ट को? बताओ। कंज्यूमर वैल्यू, राइट। तो ये चीज़ें तो सिंपल थी क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। इफ़ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट, अगर रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमें दे रखे हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है ना x पर y का और y पर x का, वो दोनों दे रखे हैं, तो बताओ। फिर तो फॉर्मूला सिंपल है ना, क्या करो, 0.8 इंटू 0.2 इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस का आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस की आएगी, तो प्लस माइनस 0.4 और पॉइंट के बाद पीछे 0 लगा सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब देखो आंसर कौन सा होगा। जब भी हम लगा रहे हैं रिग्रेशन वैल्यूज़ के थ्रू, तो क्या होता है कि जो प्लस माइनस की वैल्यू आती है ना, उनमें से हम माइनस वाली वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि सिंस बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव, आर मस्ट बी नेगेटिव। और अगर एक पॉजिटिव है तो डिस्चार्ज प्लस साइन को छोड़ दो और माइनस को ले लो। इसीलिए हमने, अब पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? पिछले का आंसर होना चाहिए नेगेटिव वाला, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आए थे, उसमें से हमें नेगेटिव को उठाना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ है इफ़ द एटीट्यूड ओके, इफ़ द एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज, यानी कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि बहुत सोच समझ के हमारा एक एटीट्यूड या किसी की तरफ परसेप्शन बने, तो वो क्या है, कैसा एटीट्यूड है? कॉग्निटिव, यानी कि सोच समझ के दिमाग से जो चीज़ें होती है वो कॉग्निटिव होती है ना, सो कॉग्निटिव, राइट। चलो आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड आपके बिलीव्स क्या हैं, ओपिनियन क्या है। सो ये मैंने थोड़ा सा आपको दोबारा बता दी, सोच समझ के नहीं, आपके खुद के बिलीव्स पर बेस्ड कॉग्निटिव, यानी कि रटी रटाई चीज़ें आपने अप्लाई कर दी। कॉग्निटिव देख के मुझे थोड़ा ध्यान आया इसको। अच्छा ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप अपनी रटी हुई पिछली नॉलेज के बेस पर किसी को जज करते हो या एटीट्यूड आपका वैसा होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो है कॉग्निटिव। सो लेट्स जस्ट मूव टू दी नेक्स्ट। अब यहाँ है पीटर एफ डगर नोट द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब इन्होंने सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में कैसा रिलेशन बताया है, टर्म्स में बताओ। तो उसने बताया है सेलिंग से रिलेटेड, राइट। सो सेलिंग से रिलेटेड, ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हुआ हमारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड, जो सप्लाई चेन है रिटेलर्स की, उसमें क्या नहीं होता? मैन्युफैक्चरर होता है, रिटेलर भी होता है, होलसेलर भी होता है, जो रेगुलेटर है वो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ना, वही करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? रिस्क थ्योरी किसने दी, इनोवेशन थ्योरी किसने दी, रेंट थ्योरी किसने दी और डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी? खुद बताओ पहले। ओके, ठीक सोच रहे हो। इनोवेशन थ्योरी जो है वो किसने दी? स्पेंटर ने। ये क्या हुआ? ओके, जो रेंट थ्योरी है, रेंट थ्योरी की बात करते हैं, वो दी वॉल्कर ने, पता है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये दी वॉल्कर ने। तो यहीं से अब ऑप्शंस के थ्रू देख लेते हैं, फोर्थ का फोर्थ है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और बाकी मिला लेते हैं। जो रिस्क थ्योरी दी हाउले ने दी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है? कंपनी इशू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो डिविडेंड दिया जाएगा एक साल के बाद वो 10%, यानी कि 100 पर कितना, 10 रुपये दिया जाएगा। और उसने साथ में 5 रुपये जो हैं वो अभी क्या दे दिया, डिस्काउंट पे इशू किए। तो अब बताओ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या आएगा? यानी कि डी अपॉन पी, जो डिविडेंड एक साल में हम दे रहे हैं, अपॉन जो हम प्राइस, उससे मतलब जो प्राइस हम मान के चल रहे हैं, कितना आया, 95 × 100, यही तो कॉस्ट हुई।
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होती है हमारी जो एनुअल डिविडेंड है अपॉन नेट प्रोसीड आफ्टर, जितने भी हमारे खर्चे हों उनको माइनस करने के बाद, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक ऑडिटर के क्या क्या राइट हैं? टू रिसीव रेमुनरेशन होता है, टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, नहीं बोर्ड मीटिंग उसको ऐसे यहाँ डॉक्टर्स लिखा हुआ है लेकिन डायरेक्टर्स मीटिंग है, जर्नल मीटिंग आएगा, टू अटेंड जर्नल मीटिंग, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, ये सारे राइट हैं लेकिन बस उसे डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाने का राइट नहीं है। तो 1C थर्ड ऑप्शन करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन, एक्सेस जो कैपेसिटी है वो कहाँ नहीं, मतलब जहाँ सारी ही सबकी सेम रेट चले, है ना, सेम प्राइस, डिमांड पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। तो करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग इम्पोर्टेड, मतलब जितनी क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि इतने लाख से ज़्यादा का सामान हमारे यहाँ नहीं आएगा, या इतने ऐसे करके, या फिर क्वांटिटी में आप किलोज पे भी लगा सकते हो कि इतने टन से इतने, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो हो गया। तो सबसे पहले देखो एम्ब्रेगो क्या होता है। अगर आप किसी कंट्री के साथ सीधे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, इस कंट्री से तो सामान आएगा ही नहीं, उसे बोलते हैं कोटा होता है ये, कि कोटा आप फिक्स कर दो, इस लिमिट से ज़्यादा नहीं आएगा सामान, तो कोटा हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। या विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कमेटी बनी थी एन के मित्रा कमेटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ हमें मैच करना है कि कौन कौन से जैसे कि ट्रेजरी बिल किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट पेपर है ना, ट्रेजरी बिल। तो यहाँ से ऑप्शन देख लो, डी का 4th आ गया, ये तो सीधे ही ओके, तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। फर्स्ट का हो जाएगा जो इंटर कॉल मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म है, सो करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चरेशन। अब बताओ इसमें क्या है, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है कि देखो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें सबसे पहले हम ऑफर करते हैं, कोई प्रपोजल रखते हैं, है ना। सो हमने सबसे पहले ऑफर किया, सामने वाले ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बन गया। अब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में, और उसने लास्ट में क्या करता है, अगर कोई तोड़ देता है तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो ये ऑप्शन होना चाहिए ना, ABDC कहाँ है, ABDC सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इनमें से देखना है कि कौन सा कीमत भेद की पूर्वापेक्षा नहीं है, कि अगर जब कीमत अलग अलग होती हैं तो कौन सा नहीं हो सकता, उत्पादन के बहुत सारे निकटतम विकल्प हों तभी तो आप कीमत विभेद कर सकते हो। ये एक बेसिक उनके विभिन्न प्रकार के उपयोग हों, भाई देखो ये विभिन्न प्रकार के उपयोग हों और बहुत सारे निकटतम संबंध, ऐसा चीज़ें हमने तो नहीं पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के अंदर। हाँ ये सब पढ़ा था, फर्म के पास एक अधिकार शक्ति होनी चाहिए, पृथक खंडीकरण होना चाहिए, अलग अलग बाजार कीमतें होनी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ क्या है, क्रय वस्तु। जो क्रय वस्तु रिलेटेड होती है हमारी गुड्स, अलग अलग तरह की होती है ना, जैसे कन्वीनियंस गुड होती हैं, जैसे कि शॉपिंग गुड्स होती हैं, या शॉपिंग गुड्स की बात है, शॉपिंग गुड्स होती हैं जब कंज्यूमर ये कंपेयर करे एक से दो चीज़ों के बीच में, जैसे यहाँ पर दे भी रखा है वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए, आमतौर पर टिकाऊ चीज़ों में, अब टिकाऊ चीज़ों में ही ज़्यादा कि आपको ज़्यादा चलानी है तभी कंपेयर करते हो, और साथ में क्या हो कि इन वस्तुओं की कीमत थोड़ी सी ठीक ठाक हो, मतलब ऊंची दर्जे की हो, तो तभी देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ABC करेक्ट हियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कीमत भेद की पूर्वापेक्षा नहीं, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। ओके, according to income NI approach capital structure decision is relevant in the valuation of firm, yes this is correct here। और साथ में मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का समझ में आया, एक फर्म है चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंजिंग इन डिग्री ऑफ लिवरेज, लिवरेज में चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, यस। जो फर्स्ट है वो भी यही कह रहा है, सेकंड उसको अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द
प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ आउटकम, जैसे आपके पास सम देखना है, आपको एक डाइस है उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक की चीज़ें लिखी होती हैं, तो आपका सम आना चाहिए 8। किस किस केस में पॉसिबल है कि आपका सम 8 आए? तो उसके लिए देखो 3 5, पहली पे 3, दूसरी पे 5, 5 या 3, इनका सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना। अच्छा 2 और 6, 6 और 2, इससे ज़्यादा और नहीं बन सकते ना। और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 36। सो कितना हो जाएगा? 4/36 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इसमें है एट द टाइम ऑफ बिजनेस में फेस सिचुएशन वेयर इट हैज़ शट डाउन इट्स ऑपरेशन। कौन सी सिचुएशन होती है जब बिजनेस सोचे कि इसे अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा? जब रिवेन्यू लेस देन द कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चली जाए। चलो फिक्स्ड कॉस्ट का तो हम मान लेते हैं कि वो तो आएगी ही आएगी, तो अगर वेरिएबल से भी उसका नीचे चला जाता है ना, तब वो सोचेगा कि चलो बंद कर दो बिजनेस को। तो दोनों ही करेक्ट है और अच्छे से बता भी पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। करेंसी स्वैप क्या है? हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। मतलब आप इसमें क्या करते हो करेंसी स्वैप में कि आप इंटरेस्ट तो अलग करेंसी में पे करते हो और जो प्रिंसिपल है वो अलग करेंसी में, वो भी उस रेट पे जो कि उस दिन चल रही हो। मतलब जब आप पे करोगे उस दिन जो रेट होगी उस कैप करेंसी उस रेट पे, तो इसे ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मुझे बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। मैं इस सीरीज़ को 1-2 दिन के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए पोज कर रही हूँ ताकि मैं और सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे सकूँ, उनके लेक्चर्स को प्रिपेयर करके आप तक पहुँचा सकूँ। ये सीरीज़ वापस आएगी कुछ टाइम स्पेन के बाद। टिल देन आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।